हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था संगम काल के बारे में किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे डिटेल में भी और MCQs भी। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें करंट के भी टॉपिक जो हैं हमने डिस्कस किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू, जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसके टाइम पीरियड जो बताया गया है, ये बताया गया है 319 to 540 AD का, यानी कि ईस्वी का। तो गुप्त साम्राज्य के शासन काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण काल कौन से साम्राज्य को कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो काल था, इसको जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत के निकट प्रयाग में जो स्थान हुआ है कौशाम्बी, वहाँ से हुआ था। तो कौशाम्बी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ जो है श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे डिफरेंस आपको देखना है कि प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। लेकिन क्या था कि ये जो था बहुत ही दुर्लभ शासक था, तो ये ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाया था। इसके बाद इसके बेटे ने शासन किया था थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद जो शासक हुए थे वो हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको जो है वास्तविक शासक माना जाता है इस गुप्त साम्राज्य का। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ प्रारंभ में वो किसके द्वारा किया गया, तो श्रीगुप्त आएगा। और वास्तविक शासक की अगर बात की जाती है तो चंद्रगुप्त प्रथम ही आपको ऑप्शन में टिक करके आना है। तो श्रीगुप्त ने क्या किया था, 240 AD में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी था घटोत्कच, जिसके बारे में बताया 280 ईस्वी में जो था, इसने 320 ईस्वी तक ये राजा रहा था। और उसके बाद जो था ये बने थे चंद्रगुप्त प्रथम राजा, जो वास्तविक शासक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं गुप्त साम्राज्य के। तो गरुड़ जो चिन्ह था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था गुप्त काल के लिए। जो गरुड़ गुप्त राजवंश का राजकीय चिन्ह था, और कई मोहरों पर भी इसे छापा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है वहाँ से पता चलता है कि जो गुप्त की राजाज्ञाएं थी वो गरुड़ मुद्रा में अंकित की जाती थी। तो जितनी भी गुप्त की राजाज्ञाएं थी वो गरुड़ मुद्रा में अंकित की जाती थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक जो थी स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं इनको क्या कहा जाता था, तो दिनार इनको कहा जाता था। और इनके जो चांदी के सिक्के थे इनके बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे इनको रुपये का कहा जाता था। रुपये का आपको याद रखना है, चांदी के सिक्कों को रुपये का, और जो सोने की मुद्राएं थी इनको दिनार कहा जाता था। तो इनके यहाँ जो थे बहुत बड़े जो कवि हुए थे उनको संरक्षण प्राप्त था, जिनमें कौन कौन थे, तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, ये जितनी भी स्मृतियाँ हैं इनकी रचना इसी काल में हुई थी। तो संगीत और काव्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये समय काल, गुप्त का इम्पॉर्टेंट था। और अजंता में जितनी भी गुफाएं मिली हैं 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। यानी कि टोटल कितनी होती थी, तो 29 गुफाएं यहाँ पर होती थी, जिनमें से 6 जो हैं वो बची हुई हैं अभी भी। इनमें से गुफा नंबर 16 और 17 जो हैं ये गुप्त काल की हैं, यानी कि गुप्त काल से संबंधित हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछी जाती हैं कि 16 और 17 जो गुफाएँ हैं किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित हैं। और शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक जो हैं सुश्रुत, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुश्रुत और नागार्जुन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं की परंपरा के विद्वान हुए हैं, यानी कि गुप्त काल के विद्वान थे सुश्रुत और नागार्जुन। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ है। तो गुप्त काल को ही श्रेय जाता है शून्य के सिद्धांत का और दशमलव प्रणाली का। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट गुप्त काल साम्राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन 100% जो है बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है धातु के विषय में, यानी कि जो मेटल्स हैं इनके विषय में तकनीकी जानकारी जो थी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी, क्योंकि लोहे की वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण जो मिला है वो मिला है लौह स्तंभ, जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली की जो कुतुब मीनार है वहाँ पर ये मेहरौली स्तंभ जो है बनाया गया है, जो लगभग 1600 साल पुराना है, लेकिन अभी तक भी इसको जंग नहीं लगा है। यानी कि कुछ इस तरह का लोहा वहाँ पर यूज़ किया गया है जिसको अभी तक भी जंग नहीं लगा है। तो आप देख सकते
सकते हैं। 1600 साल पुराना ये महरौली का स्तंभ है। और आर्यभट्ट को भी गुप्त काल के ही थे ये वैज्ञानिक। तो गुप्त काल का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी इनको माना जाता है। किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ, इनका जो ग्रंथ था आर्यभट्टियम में प्रमाणित किया था कि जो पृथ्वी है ये गोल है। तो उन्होंने प्रमाणित ये किया था कि पृथ्वी गोल है, जो अपनी धुरी पर चारों ओर परिभ्रमण करती है और इसी के कारण जो है ग्रहण लगता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे ही फैक्ट जितने हमने डिस्कस किए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट हमने नहीं लिए हैं। जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हमने लिया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा हुए हैं। इन्हीं को मेन संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है। और कब ये राजा बने थे? तो 320 में ये राजा बने थे और इनका कार्यकाल जो था 335 AD तक जो था वो रहा था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम महान शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसने, मैंने बता दिया कि 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, इंपॉर्टेंट है। और इसने लिच्छवी की राजकुमारी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसने लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया था तथा इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। और कुमार देवी के विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली राज्य जो था ये प्राप्त हुआ था। यानी कि इससे विवाह करने के बाद, कुमार देवी से विवाह करने के बाद इनको क्या मिला था? तो वैशाली का राज्य इनको मिला था। और गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। यानी कि चांदी की जो मुद्राएं चलाई गई थी सबसे पहले गुप्त वंश में, तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ही ये चलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये राजा हैं इस काल के। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे महान शासक हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि 1920 में जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने राज्यारोहण की स्मृति में, यानी कि राज्य गद्दी पर बैठने की याद में जो था गुप्त संवत जो था ये चलवाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में जरूर जो है ये पूछा जाता है। तो कब चलाया गया था? जब ये गद्दी पर बैठे थे 319 से 20 के आसपास, ईस्वी के आसपास जब ये गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। इसकी शुरुआत जो थी किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उसके आगे जो राज्य गद्दी पर बैठे थे उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, उनके द्वारा शासन किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनका जो टाइम पीरियड रहा है ये 335 से लेकर 375 AD तक का रहा है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उनका पुत्र जो था समुद्रगुप्त शासक बना। यह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था, जिससे उन्होंने विवाह किया था और उनको वैशाली मिली थी। तो उसके, और ये जो समुद्रगुप्त था ये अपने आप को लिच्छवियों का दोहतर कहलाने में गर्व अनुभव करता था। यानी कि इनका दोहता होने पर ये बहुत ही गर्व महसूस करता था कि लिच्छवियों का दोहतर है ये। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल ये माना जाता है। और इसका कहाँ से पता चलता है? तो इसका पता चलता है हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के कई विजयों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी कि बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े थे जिनके विजय किया था इन्होंने, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त ने इनकी जो सैन्य विजय थी उसके बाद एक अश्वमेघ यज्ञ भी किया और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि जो है इसको धारण किया था। और समुद्रगुप्त जो एक उच्च कोटि का कवि था, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, उच्च कोटि का कवि था। और इसने क्या था, कविराज के नाम से कई कविताएं लिखी थी। तो कविराज के नाम से इसने कई कविताएं लिखी थी और इसको क्या कविराज के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। और एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उससे पता चलता है कि संगीत प्रेमी था, ये उसका संकेत है। और साथ ही समुद्रगुप्त जो है ये विष्णु प्रेमी था, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना ये करता था। श्रीलंका के शासक जो हुए थे मेघवर्मन, इन्होंने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण के लिए अनुमति पाने के लिए अपना राजदूत जो था ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विंसेंट स्मिथ जो थे इन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? इन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। साथ में इसको और क्या कहा जाता है? तो लिच्छवियों का दोहतर इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण दिया था। और इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है इसमें समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का भी उल्लेख है, यानी कि इन्होंने बंधु की उपाधि भी धारण की थी, उसका उल्लेख भी इलाहाबाद के स्तंभ लेख से जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो बने थे शासक तो 380 में बने थे और कब तक ये बने रहे थे तो 413 AD तक ये बने रहे थे। समुद्रगुप्त के बाद जो शासन आया था ये रामगुप्त का शासन था, लेकिन वो एक कमज़ोर शासक था तो उसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये शासक बने थे, इनके बारे में एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो क्या किया था, वैवाहिक संबंध और विजय यानी कि युद्ध दोनों ही प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। यानी कि दोनों नीतियां इन्होंने अपनाई थी, विवाह करना और युद्ध करना, दोनों प्रकार की नीतियों से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे, तो ये भी एग्जाम में आते हैं। इनके अन्य नाम मैंने एक तो आपको बता दिया, विक्रमादित्य के नाम से इनको जाना जाता था, देवराज के नाम से इनको जाना जाता था, देवगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो 3 नामों से इनको जो है वो जाना जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनकी प्रथम राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैनी को बनाया था। तो ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के जो थे प्रसिद्ध केंद्र थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है ये ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, यानी कि ब्राह्मण धर्म को इन्होंने बहुत ऊपर तक पहुंचाया था। गुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चीनी यात्री फाहियान जो था ये भारत आया था। कई बार एग्जाम में आता है ये कि फाहियान कब भारत आया था, तो फाहियान जो भारत आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो था ये भारत आया था। और इसके समय काल में साहित्य और कला को कुछ स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय है इसको साहित्य और कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जब विजय प्राप्त की थी तो उसके लक्ष्य में इसका जो उपलक्ष्य था उसके उपलक्ष्य में इसने मुद्राओं का, जो चांदी की मुद्राएं थी इनका प्रचलन करवाया था। यानी कि चांदी के सिक्के या चांदी की मुद्राएं इन्होंने चलाई थी जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो विद्वान थे तो 9 ऐसे रत्न थे इनके दरबार में, जिनमें फर्स्ट थे कालिदास और इनके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। सेकंड थे धन्वंतरी, थर्ड थे क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपट, बारामहीर और वररुचि। ये 9 जो थे 9 रत्न थे इनके शासक में। और नेक्स्ट जो शासक हुए इंपॉर्टेंट वो हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने उन्हीं शासकों के बारे में डिस्कस करना है जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कुमारगुप्त का जो टाइम हुआ है ये 413 से लेकर 455 AD का हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के पश्चात उनके पुत्र थे ये कुमारगुप्त प्रथम, ये शासक बने थे। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट इनके जो नाम है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता था, तो श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं, यानी कि गुप्त जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हमें मिलते हैं तो कुमारगुप्त के समय के ही मिलते हैं। और इसी के शासनकाल में हूणों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हूणों ने आक्रमण किया था, उस टाइम भारत का शासक कौन था, तो कुमारगुप्त जो थे उस टाइम शासक थे। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उसने जो थी धर्म श्रीमंतता की नीति को अपनाया। और कुमारगुप्त प्रथम ने अधिक से अधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत जो रचनाएं थी, मुद्राएं थी, यानी कि चांदी की बनी हुई मुद्राएं थी मयूर आकृति में, इनको प्रचलित किया था और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की जो थी स्थापना की गई थी। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम करेंगे स्कंदगुप्त, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अंतिम प्रतापी शासक हुए थे गुप्त शासन काल के, गुप्त साम्राज्य के। तो उनका जो टाइम पीरियड है 455 से लेकर 467 AD का है। और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, जिसको क्या कहा जाता था, शक्रादित्य के नाम से जाना जाता था। तो इसको किस नाम से जाना जाता था, शक्रादित्य के नाम से इसको जाना जाता था। और स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सॉन्ग सम्राट के दरबार में एक राजदूत भेजा था। और स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हुए थे, यानी कि इसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें बुद्धगुप्त जो थे शक्तिशाली राजा था। और वह कौन था, ये एक बौद्ध था। तो स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित
यानी कि स्कंदगुप्त द्वारा जो मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के, उनके द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार यूपीएससी में भी इसको पूछा गया है। इसके पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया था। तो किसे ये काम सौंपा गया था? चक्रपालित को सौंपा गया था। स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और 445 ईस्वी में क्या हुआ था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों को पराजित करने के लिए और भारत की सुरक्षा करने के लिए जो श्रेय दिया जाता है, ये स्कंदगुप्त को ही दिया जाता है। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था? भारत को सुरक्षा करने का श्रेय जो है स्कंदगुप्त को प्राप्त है। और इसमें पुष्यमित्रों के विद्रोह को भी समाप्त किया था। जो पुष्यमित्र थे, इनका विद्रोह इनके टाइम में हुआ था, तो इसको भी इन्होंने दबाया था, जिसका उल्लेख जो है भीतरी स्तंभ लेख से हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गुप्त वंश के शासक जो भानुगुप्त थे, इनके समय में क्या हुआ था? सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है ये 510 ईस्वी यानी कि एडी में एरण अभिलेख से मिलता है। तो भानुगुप्त भी कौन थे? भानुगुप्त भी गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे और इनके शासन में क्या हुआ था? सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है ये हमें मिलता है। और कौन से अभिलेख से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 570 ईस्वी में गुप्त वंश का पतन हो गया। इसका जो अंतिम शासक था ये था विष्णुगुप्त। तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आज का कंप्लीट हमारा टॉपिक था गुप्त साम्राज्य का। तो जो मेन शासक हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के जो हैं एमसीक्यूज़ लगाएंगे सारे के सारे। और अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को देखा होगा तो आप इजीली सारे के सारे सॉल्व कर पाएंगे और आपको इजी भी ये चैप्टर लगेगा। जब आप एक बार डिटेल डिस्कशन के बाद एमसीक्यूज़ लगाते हैं तो आपको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है। तो ध्यान से वीडियोज़ देखा करें और पूरे वीडियोज़ देखा करें, क्योंकि सारे ही वीडियो बड़े अच्छे ढंग से प्लान किए गए हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान किए गए हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।